कोई कहता है कि कॉफी पीनी चाहिए, किसी को कॉफी से नींद नहीं आती, कुछ लोगों को एंग्जाइटी होती है और कुछ लोगों को कॉफी बहुत अच्छे सूट करती है, किसी को बनाना सूट करता है, किसी को राइस सूट करता है और किसी को कंफ्यूजन ही रहता है कि मैं क्या खाऊं। हमें फूड बेस्ड अप्रोच नहीं बट बॉडी बेस्ड या स्पेसिफिकली जीन बेस्ड अप्रोच रखना चाहिए, बिकॉज हमारा सबका बॉडी यूनिक है। जो मेरे लिए अमृत हो सकता है किसी और के लिए पॉइजन भी हो सकता है। तो नॉट नेसेसरी कि सारे खाने अच्छे और बुरे की कैटेगरी में हम रख के ही उसे अपने जिंदगी में अपनाएं या फॉलो करें। तो फूड को जो है वो अच्छा और बुरा ऐसी कैटेगरी में रखने के बजाय हमें हमारे लिए क्या अच्छा है ये क्वेश्चन पूछना चाहिए, और ये जवाब आपको इस पॉडकास्ट से मिलने वाला है। ये पॉडकास्ट में हम जेनेटिक्स के ऊपर बात करने वाले हैं। जीन बेस्ड डाइट और लाइफस्टाइल क्या होता है उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। बिकॉज एक होता है सिक केयर सिस्टम, बीमार हो जाओ उसके बाद जो हम मैनेज करते हैं, ट्रीट करते हैं उस बीमारी को। दूसरा आता है प्रिवेंटिव सिस्टम, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, जहां पर हम बीमारी ना हो उसके लिए मेजर्स लेते हैं। और उससे भी एडवांस लेवल का एक स्टेज आता है जिसे हम कहते हैं प्रिडिक्टिव हेल्थ केयर। मतलब कि आपको पहले से अगर पता चल जाए कि ये आपके जेनेटिक में रिस्क है डायबिटीज का या हाइपरटेंशन का या हार्ट अटैक का, तो आपको ये चीजों का ख्याल जरूर रखना चाहिए। अगर वो हो जाए तो हम बहुत सारी बीमारियों को प्रिडिक्ट करके प्रिवेंट कर सकते हैं सही लाइफस्टाइल मेजर्स के साथ। और ये सारी बातों का डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद है इस पॉडकास्ट में, जिनका नाम है स्टैन सेराव। एक ऐसे इंसान की जो 2004 से वेलनेस के बहुत सारे इनिशिएटिव्स रन कर रहे हैं। उनका एक ही मकसद है कि वो रूट कॉज के ऊपर वर्क करना चाहते हैं और लोगों को हेल्प करना चाहते हैं कि कैसे वो रूट कॉज को हटाकर या तो उसे समझकर सही लाइफस्टाइल लोग जिए और अपनी बीमारी से दूर हो जाए या बीमारी ना आए। वो इवन जीन बेस्ड सोल्यूशन भी देते हैं, जहां उनकी टीम में जेनेटिक साइंटिस्ट, रिसर्चर्स और बायो इन्फॉर्मेटिशियंस और अलग अलग काउंसलर्स भी है कि जो लोगों को हेल्प करते हैं। और आज हम जेनेटिक्स और एपी जेनेटिक्स के ऊपर बात करने वाले हैं कि अगर आपको पता चल जाए कि आपके जीन्स कैसे हैं और उसके हिसाब से आपको कौन सा खाना खाना, कौन सी एक्सरसाइज करना या कैसी लाइफस्टाइल लीड करनी चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, फूड इंटॉलरेंसेस, आपको जीन्स के साथ कौन सी लाइफस्टाइल और कौन सी चीजें अच्छी है बुरी है, उसकी एक समझ मिलने वाली है। एंड आई एम रियली रियली होपफुल कि आपको ये नॉलेज जो है वो एम्पावर करेगा। ये एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक कंसेप्ट है, इसीलिए इसे आपको एक ओपन माइंड के साथ सुनना है। और मुझे भरोसा है कि ये एजुकेशन जो है वो आपको बहुत ज्यादा एम्पावर करेगा, आप और अच्छे डिसीजंस ले पाओगे। मेक श्योर कि ये जो एडवांस कंसेप्ट हम शेयर कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ताकि हमारा भारत और ज्यादा प्रोग्रेसिव और ज्यादा एडवांस्ड और ज्यादा हेल्दी फिट बन सके। फिट भारत मिशन को अब तक अगर आपने सब्सक्राइब और फॉलो ना किया हो, बेल बटन को क्लिक ना किया हो, कर लीजिएगा। और आप इसे स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट के ऊपर भी जरूर सुन सकते हैं। वेलकम टू होलिस्टिक हेल्थ विद शिवांगी देसाई। वेलकम स्टैन सर, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला इस पॉडकास्ट के लिए। कैसा लग रहा है आपको? बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लग रहा है। फिट भारत के माध्यम से जो आप भारत के लोगों के लिए अच्छा स्वास्थ्य और अच्छी सेहत कैसे वो रखें, इसके बारे में आप जो जानकारी दे रहे हैं, आई थिंक यू डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब। और इस मंच में आपसे ये डिस्कशन करते हुए मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच सर। और पहले तो अभी जो सिस्टम में डाइट प्लान देना, एक्सरसाइज प्लान देना, और हम जानते हैं ज़्यादातर लोग उसे फॉलो करने के बाद भी बहुत सारे लोग रिजल्ट नहीं पाते हैं। सो करंट हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है, कहाँ उसमें क्या चीज़ मिसिंग है आपके हिसाब से? अभी के जो जनरेशन में हम सब लोग रोज़मर्रा की हमारी भागदौड़ी बहुत ज़्यादा होती है, तो वी आर एक्चुअली ये सोचते हैं कि हमको इंस्टेंट रिजल्ट्स मिलना चाहिए। तो अगर हमको कुछ भी सिम्टम्स हैं, कुछ भी डिस्कम्फर्ट है, डिसीज़ है,
तो वो किस वजह से आ रही है, उसका रूट कॉज क्या है, इसकी जांच सही तरीके से ना करते हुए हम लोग जो ऊपर ऊपर के जो सिम्टम्स हैं उसको ही हम लोग इलाज करना चाहते हैं, और इस चक्कर में हम लोग वी आर नॉट एबल टू फाइंड आउट व्हाट द रूट कॉज रियली इज। तो अगर आप सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करेंगे तो यू विल डेफिनेटली हैव सम इंस्टेंट रिलीफ, but that's not a permanent solution to the actual issue. So आपको you'll have to find out a little more, and now the technology is available, the medical research is gone far too ahead. तो इसकी वजह से I think we need to really dig deep and then find out as to exactly what the root cause is, and treating symptoms is something that we need to really address very deeply. राइट, सो सिर्फ सिम्टम के ऊपर फोकस ना करते हुए रूट कॉज अगर हम देखें तो आई थिंक बहुत सारे हेल्थ इश्यूज जो है वो प्रिवेंटेबल है। डेफिनेटली ह्यूमन बीइंग की एक शरीर की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को हम लोग देखेंगे, जो हम लोग स्टडी करते हैं, तो उसमें डेफिनेटली हमको पता चल जाता है कि हर एक सिस्टम का, हर एक ऑर्गन का क्या फंक्शन है, क्या रोल है, और उसको सेहतमंद रखने के लिए क्या हमको करना पड़ता है, क्या किस तरीके का खाना हमको खाना है, व्हाट काइंड ऑफ न्यूट्रिशन हमको कंज्यूम करना है। लेकिन आज जो हमारी जिस तरीके की लाइफस्टाइल है, वहाँ पर न्यूट्रिशन हैज़ बिकम काफ़ी उसमें बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं, इम्बैलेंसेस हैं, जो एक्चुअल मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स वगैरह जो हमारे शरीर के लिए मिलना चाहिए वो मात्रा में मिल नहीं रहे हैं। एंड वी आर ईटिंग फॉर हंगर, वी आर ईटिंग फॉर मतलब हम लोग अपनी भूख को मिटाने के लिए खाते हैं, या कई बार हम लोग सोशल स्टेटस के लिए खाते हैं। तो शरीर को जो वाइटल न्यूट्रिएंट से डिप्राइव होना पड़ता है, तो ऑब्वियसली उसका मतलब ये है कि आपके सिस्टम्स, ऑर्गन्स, टिश्यूज या मतलब पूरी बॉडी आपकी सही तरीके से काम नहीं करती है, सो दैट वी आइडेंटिफाई एज वेरियस डिसीजेस। राइट, तो हमारी लाइफस्टाइल आज, हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा कम हो गई है। सिटिंग जॉब्स हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ करना या छोटा सा वॉक करना भी लोगों को आज पसंद नहीं है। सो लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा खराब हो गई, जिसकी वजह से इस लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत सारे आ रहे हैं। बट अगर हम देखें कि इवन जो लोग बहुत अच्छे से डाइट और एक्सरसाइज भी करते हैं, उनको भी जो चैलेंजेस आ रहे हैं, जो नहीं करते उनको तो आ ही रहे हैं। बट जेनेटिक्स जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और आज लोगों को अवेयरनेस भी थोड़ा थोड़ा आना शुरू हुआ है, बट मुझे लगता है कि ये पॉडकास्ट के माध्यम से बहुत सारे लोगों तक ये जो नॉलेज है वो पहुंचेगा। तो अगर आप आसान भाषा में पहले तो समझा सके जेनेटिक्स क्या है एग्जैक्टली। सो जेनेटिक्स कोई नया फिनोमिनन तो है नहीं है। अगर हम लोग देखेंगे तो जेनेटिक्स की दुनिया की अगर हम लोग बात करते हैं, जोहान ग्रेगर मेंडल एक ऑस्ट्रियन मंक थे, तो वो उसको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। लेकिन ही वाज एक्सपेरिमेंटिंग, उन्होंने जो भी डिस्कवरीज की वो प्लांट किंगडम में, मतलब पेड़ पौधों के साथ उन्होंने की। और यहाँ पे काफ़ी एक्सपेरिमेंट करने के बाद में रिसर्च दुनिया को पता चल गया कि एक जनरेशन से, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक, जब पहले हम लोग पेड़ पौधों की बात करेंगे तो कैसे उनके कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, इसके ऊपर काफी गहरे तरीके से रिसर्च हुआ था। मतलब उन्होंने पेड़ पौधों के जेनेटिक्स को टेस्ट किया और उनके क्या ऐसे गुण हैं जो नेक्स्ट जनरेशन में आते हैं, इसको इन्होंने फाइंड आउट किया। और इसके ऊपर 100 साल से भी ज्यादा स्टडी हो गई। लेकिन यही फिनोमिनन को कोई भी जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके ऊपर भी अप्लाई तो कर ही सकते हैं। तो ह्यूमन जेनेटिक्स के ऊपर साइंटिफिक रिसर्च, हेल्थ एंड वेलनेस या मेडिकल फ्रेटर्निटी की काफ़ी इंटरेस्ट थी। और ये जाके 1990 में द गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स एंड बाकी बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज के सहयोग से एक द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की कंसेप्चुअलाइज किया गया। हालांकि 1985 से इसका काम स्टार्ट हो रहा था, बट 1990 में इसको फाइनली कमीशन किया गया। ये 1990 से पहले जो प्लांट किंगडम में जो जेनेटिक टेस्टिंग हुआ था वो कौन से समय पे हुआ था? ये इट वाज एज अर्ली एज 1865 से लेके। वाओ, सो दैट्स व्हाई हमारी बात अभी जो पहले चल रही थी और उसमें आपने जो बताया वाज रियली ब्लोन अवे, बिकॉज इतने जल्दी से, इतने पहले से शुरुआत हो चुकी थी जेनेटिक टेस्टिंग की।
ह्यूमन में बहुत लेट आया। हाँ बिल्कुल, एक ह्यूमन बीइंग की अगर हम लोग शरीर की घटना को देखेंगे, उसकी स्ट्रक्चर को देखेंगे, बेसिक्स हम लोग ये सब जानते ही हैं कि ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ सिस्टम्स, देयर आर 11 मेजर सिस्टम्स। उसके बाद में है ऑर्गन्स, ऑर्गन्स आर मेड अप ऑफ टिश्यूज, टिश्यूज आर मेड अप ऑफ सेल्स, और सेल्स के अंदर न्यूक्लियस है, ये हम लोग सब जानते ही हैं। और हम लोगों ने, सभी लोगों ने प्राइमरी स्कूल में हो, हमारे बुनियादी लेवल के स्टडीज़ में ये डेफिनेटली पढ़ा है कि न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स हैं और क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए है। डीएनए स्टैंड्स फॉर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और डीएनए के अंदर हैं टेक्निकली उसको न्यूक्लियोटाइड्स बोलते हैं, या उसको सिंपल भाषा में बेस पेयर्स बोलते हैं। आपको इंटरेस्टिंग चीज़ ये लगेगी इज कि एक डीएनए के अंदर, एक सेल के अंदर देयर आर 3 बिलियन बेस पेयर्स, मतलब 3 बिलियन मतलब 600 करोड़ बेस पेयर्स हैं। और ये बेस पेयर्स को जैसे हम लोग विटामिन ए, विटामिन डी ऐसे अलग अलग नाम से जानते हैं मिनरल्स को और विटामिन्स को, तो वैसे ही उसको ATCG के नाम पे जाना जाता है, एडेनाइन, थाइमिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन। तो ऐसे एक जो सीक्वेंस में जो हमारी जो इन्फॉर्मेशन है हमारे शरीर की, वो उसमें कॉइल्ड है। जैसे कि एक सीविंग मशीन में हम लोग जो धागा लगाते हैं वो एक कॉइल्ड है, तो वहाँ पर प्रोटीन्स हैं और ये इन्फॉर्मेशन देते हैं कि हमारे शरीर का ग्रोथ कैसे होगा, फंक्शंस कैसे होंगे, किस तरीके से उसको मेंटेन करना है। सो ये एक सेल में है। और ह्यूमन शरीर 37.2 ट्रिलियन सेल्स हैं, तो इतना इंफॉर्मेशन हमारे शरीर के अंदर है। तो इसको डिकोड करने के लिए रिसर्च प्रोग्राम की शुरुआत हुई। एंड अगर हम इमेजिन करें कि एक सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर 3 बिलियन बेस पेयर्स है, और इनटू अगर 37.2 ट्रिलियन सेल्स करे तो उसकी तो गिनती हम कर ही नहीं सकते। इसमें काफी इंटरेस्टिंग आंकड़े भी देते हैं कि अगर एक के ऊपर एक अगर आप अल्फाबेट लगाते हैं तो यू विल ट्रैवल टू द मून, मतलब चंद्रमा तक आप 6000 बार जाके वापस आ सकते हैं। 6000 बार। तो इतना इंफॉर्मेशन हमारे शरीर में अवेलेबल है। सो वी कॉल इट बायो इंफॉर्मेशन, मतलब हमारे शरीर में जो इंफॉर्मेशन है, और उसमें अलग अलग तरीके के सेल्स हैं, जैसे हम लोगों ने पहले चर्चा की। तो डायग्नोस्टिक्स में जो हम लोग आज तुरंत अगर कुछ भी तकलीफ होती है तो हम लोग डायग्नोस्टिक करते हैं, डायग्नोसिस करते हैं, तो उसमें आप ब्लड सेल्स लेवल पे फाइंड आउट करते हैं कि क्या मिसमैच है, क्या गड़बड़ है। तो इससे हम लोग काफ़ी डिसीज के बारे में फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड देन ऑफ कोर्स नाउ वी नो कि जो मेन स्ट्रीम हेल्थ सेक्टर जो अभी काम करता है वो यही ब्लड बेस्ड में काम करता है। बट जेनेटिक्स इज सिंपल भाषा में समझेंगे तो वो अनुवंशीय है। मतलब एक पीढ़ी से लेके दूसरे पीढ़ी को क्या कैरेक्टरिस्टिक, क्या गुण लक्षण, क्या सोच, मतलब एवरीथिंग हम लोग जो दे रहे हैं इसके ऊपर है। जैसे हम लोग जब विल लिखते हैं कोई कि उनकी जो जायदाद है, उनके पास जो संपत्ति है, जैसे वो दूसरे जनरेशन को ट्रांसफर करते हैं, वैसे ही फिजिकली भी, क्योंकि वी आर ऑल बायोलॉजिकली हम लोग बॉर्न होते हैं, हम ऐसा कोई ऊपर से टपकते तो है नहीं। तो बायोलॉजिकली वी आर कंसीव्ड, हमारे माताओं के कोख में हम लोग कंसीव करते हैं, एंड उसके बाद में हमारा 9 मंथ्स का ग्रोथ होने के बाद में जन्म होता है। तो वहाँ पे फादर और मदर के जो गुण लक्षण है वो मैच होके ही एक चाइल्ड का जन्म होता है। तो वो उनके गुण को कैरी डेफिनेटली करेगा। लेकिन जैसे हम लोग जानते हैं कि एक ही फैमिली में तो शादियाँ होती नहीं है, अलग अलग धर्म में कुंडली देखना है और कुछ बहुत सारे चीज़ों को मैच करके शादी होती है। तो वो 2 अलग अलग फैमिली से आते हैं। तो एक जो नया बच्चा जो पैदा होता है वो 2 फैमिली के अलग अलग गुण लक्षण को लेके अपने जिंदगी में पैदा हो जाता है। इसीलिए इतने सारे, अगर हमने जो गिनती करी कि इतने बिलियंस ऑफ बेस पेयर्स इनटू 37.2 ट्रिलियन सेल्स, इसीलिए 2 इंसान सेम नहीं होते। एग्जैक्टली क्योंकि ना केवल उनके पेरेंट्स, बट वो पेरेंट्स के भी, मतलब मेरे पापा और मम्मा का भी, उनके भी माता पिता हैं, तो बहुत सारे जनरेशन्स के गुण लक्षण को हमारा डीएनए कैरी फॉरवर्ड करके आता है। तो जेनेटिक्स में ये कहा जाता है कि वी हैव बिलियंस ऑफ ईयर्स ऑफ हिस्ट्री। तो ये हिस्ट्री लेते हुए अगर मेरा शरीर बना हुआ है, उनको
अभी जो मैं लाइफस्टाइल यूज़ कर रहा हूँ या लाइफस्टाइल में जी रहा हूँ या फूड हैबिट्स जो मेरे हैं वो कभी कभी अपना शरीर पहचानता नहीं है, सो इट कंसिडर्ड इट एज अ एलियन या एक तरीके से शत्रु या वैरी उसको मानता है। और उसकी वजह से आपके शरीर में बहुत सारे जो फंक्शंस होने हैं वो नहीं होते हैं, एक तरीके से गड़बड़ हो जाता है। जो कॉइल जो इन्फॉर्मेशन जो हुआ है वो सीक्वेंस उसका बिगड़ जाता है। तो वी नीड टू रियली फाइंड आउट कि जेनेटिक्स में हम लोग ये पता करते हैं कि क्या आपका सीक्वेंस सही है या सीक्वेंस में कुछ तो गड़बड़ है। और ये सीक्वेंस में जो गड़बड़ी है इसको हम लोग जेनेटिक्स भाषा में म्यूटेशन कहते हैं। म्यूटेशन एरर हो जाता है। हाँ, मतलब जैसे कि हम लोग कोई भाषा लिखते हैं तो हम स्पेलिंग मिस्टेक्स करते हैं, तो हमारे शरीर में भी मिस्टेक्स होते हैं। वो दो वजह से होते हैं, एक तो अनुवंशी तरीके से हमारे स्पेलिंग मिस्टेक्स हुए हैं तो वो हम लोगों ने कैरी फॉरवर्ड किए हैं, या हमारी जो लाइफस्टाइल अभी की है उसकी वजह से भी हमारे म्यूटेशन बन सकते हैं। वेदर इट इज रेडिएशन, वेदर इट इज हमारे स्लीपिंग पैटर्न्स जो सही नहीं है। टॉप 3 अगर लाइफस्टाइल फैक्टर देखने हो, क्योंकि आज बहुत सारे म्यूटेशंस के केसेस, जैसे हम 1-to-1 कोचिंग जब करते हैं तो जेनेटिक म्यूटेशन के केसेस बहुत आते हैं, और पहले जो आते थे उसके कंपैरिजन में ड्रास्टिक एक्सपोनेंशियली ग्रोथ हुआ है। सो क्या जेनेटिक म्यूटेशन में लाइफस्टाइल फैक्टर में अगर टॉप 3 कॉजेज देखने हो तो वो क्या होंगे आपके हिसाब से? डेफिनेटली लाइफस्टाइल आज हमारे म्यूटेशन को चेंज करने में काफ़ी हद तक इम्पैक्ट वो कर रहा है। सबसे पहले हमारा खाना पीना, या हम लोग वेलनेस की भाषा में बोलेंगे कि हमारे न्यूट्रिशंस। सो आज हम लोग जो खा रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि विजुअल ट्रीट, हमको कोई सैलड बहुत अच्छी तरीके से सजाया हुआ मिला तो हम लोगों ने खा लिया, लेकिन उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स हैं नहीं है। सैलड तो फिर भी ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो हम लोग जंक फूड में, फास्ट फूड में खाते हैं, तो उसमें कोई न्यूट्रिशन है नहीं है। तो आवर बॉडी इज कम्प्लीटली डिप्राइव्ड ऑफ न्यूट्रिशन। और कई बार पहला है न्यूट्रिशन। सेकेंड इज योर फिजिकल एक्टिविटीज। फिजिकल एक्टिविटीज आज ना के बराबर है। वी ऑल हैव ए वेरी लाइफस्टाइल जहाँ पर हम लोग कभी कभी ऐसा सोचते हैं कि आधा किलोमीटर भी जाना हो तो हमको अभी आज ओला उबर में जाना है, 2 व्हीलर 4 व्हीलर चाहिए। तो वॉकिंग या चलने की जो एक प्रक्रिया थी, नेचुरली लोग चलते थे। ह्यूमन एनाटॉमी हम लोग बोलते हैं कि ह्यूमन बींग्स के लिए लेग्स या पैर दिए हैं चलने के लिए, लेकिन हम लोग अभी इसका यूज बहुत ही कम कर रहे हैं, ना के बराबर कर रहे हैं। हमको ट्रेडमिल में भागना पड़ता है क्योंकि नेचुरल लाइफस्टाइल में वो एलिमिनेट हो चुका है। वी हैव ए वेरी सेडेंटरी लाइफस्टाइल एंड तो फिजिकल एक्टिविटीज ना होने की वजह से देयर इज अ लॉट ऑफ फैट एक्यूमुलेशन। फैट एक्यूमुलेशन होगा तो ओबेसिटी होगी, एंड देन इट विल स्पाइरल इनटू अ लॉट ऑफ डिफरेंट डिसीजेस। थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज जो लोग शायद इसके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, दैट्स आवर ड्रास्टिक चेंज इन आवर स्लीपिंग पैटर्न्स। क्योंकि आज सोशल मीडिया की वजह से हर व्यक्ति देर रात तक, मतलब कई ऐसे लोग ऐसे होते हैं कि आज मेरे मोबाइल में 2 GB 2.5 GB या 3 GB है, उसको पूरा खत्म करके कुछ वीडियो देख के ही हम लोग सो जाएंगे। तो लोग गुड मॉर्निंग बोल के सो जाते हैं, गुड नाइट बोल के नहीं सो जाते हैं, तो इतने देरी से सो जाते हैं। एंड पीपल ऑल्सो नीड टू गो फॉर देयर वर्क एंड प्रोफेशन, तो इसकी वजह से जल्दी उठते भी हैं। सो आई थिंक टुडेज जनरेशन इज कम्प्लीटली डिप्राइव्ड ऑफ स्लीप। ये भी बहुत हद तक आपकी बॉडी को ऑप्टिमम फंक्शन करने से रुकता है। ओके, सो न्यूट्रिशन, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी एंड स्लीप, 3 फैक्टर्स है जो जेनेटिक म्यूटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लिस्ट तो और भी है, ऑफ कोर्स देयर आर एडिक्शंस, देयर आर स्ट्रेस लेवल्स, देयर आर ओवर मेडिकेशन, देयर इज सेल्फ मेडिकेशन, एंड लैक ऑफ लेस कंजम्पशन ऑफ वाटर, हमारे आसपास का पोल्यूशन। तो वो लिस्ट तो बहुत लंबी है, बट देन टॉप 3 जो आपने मतलब पूछा, ठीक है। सो अगर हम जेनेटिक्स को हम समझ चुके हैं काफ़ी हद तक कि हमारे पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स से जो उन्होंने लाइफस्टाइल जी है और जो जीन्स उन्होंने हमें पास ऑन किया है वो हम लेकर आए हैं, और उसके ऊपर लाइफस्टाइल अगर हम खराब जीते हैं तो वो जेनेटिक्स जो है वो एक्सप्रेस हो जाएंगे, जीन्स एक्सप्रेस हो जाएंगे। बट अगर कोई इंसान ऐसा है जिसको जानना है मेरे जेनेटिक्स क्या है, मतलब मुझे क्या सूट करेगा, क्या खाऊं मैं, क्या लाइफस्टाइल जीऊं, क्या उसे पता चल सकता है? बिल्कुल पता चल जाता है। जैसे कि मैंने पहले बता दिया, आज टेक्नोलॉजी इतनी आगे गई है, एक इंसान को आज टेक्नोलॉजी एक किताब के हैसियत से उसको पढ़ सकता है। जो ऑर्गन मतलब सिस्टम्स, ऑर्गन, टिश्यूज और सेल्स की बात नहीं है,
कि जो न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं, उसके अंदर जो डीएनए है और डीएनए के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, उनका कहाँ स्पेलिंग में गड़बड़ी है, ये पढ़ने की टेक्नोलॉजी आज आ गई है। हालांकि इससे भी बहुत और ज़्यादा टेक्नोलॉजी भी आ गई है, जैसे कि जीन इंजीनियरिंग है, बहुत सारे और चीज़ें आ गई हैं, उसके ऊपर शायद हम लोग नहीं बात करेंगे। लेकिन बेसिक चीज़ें अगर बता देंगे कि मेरे शरीर में मेरा जेनेटिक का सीक्वेंस क्या है, इसका प्रोफाइल क्या है, क्या जेनेटिक डिसऑर्डर्स को या रिस्क फैक्टर्स को मैं लेके आया हूँ, ये मैं आज डेफिनेटली पता कर सकता हूँ। एंड ये जो टेस्टिंग होता है, जेनेटिक टेस्टिंग होता है, वो ज़िंदगी में एक ही बार करना होता है, बिकॉज आपके जीन्स चेंज नहीं होते हैं, जीन्स का एक्सप्रेशन चेंज होता है। ये थोड़ा सा समझाइए आसान भाषा में जीन एक्सप्रेशन को। देखिए, मेरे शरीर में अगर एक तरीके के जीन्स हैं, आई एम बोर्न विद सर्टेन सेट ऑफ जीन्स, वो मेरे शरीर में रहेंगे ही, लेकिन उसके पास चॉइस है कि वह क्या वो अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे या नहीं एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए वो रिसेसिव एंड डोमिनेंट जीन्स का एक टेक्नोलॉजी आती है। तो रिसेसिव मतलब ये है कि वो प्रेजेंट हैं लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं होते हैं। तो जीन्स को जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक लाइट्स के स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ कर सकते हैं, वैसे ही जीन्स को भी हम लोग स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ कर सकते हैं। तो जीन कैन बी एक्सप्रेस्ड, मतलब वो एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने आप को, या हम लोग उसको हमारी लाइफस्टाइल से या ये जानने के बाद में कि क्या करने से वो स्विच ऑन स्विच ऑफ हो सकते हैं, तो इसको जीन रेगुलेशन बोलते हैं। तो ये जीन रेगुलेट कर सकते हैं। तो ये जीन रेगुलेट करने का अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन है या हमारे पास वो सुराग हैं, वो सीक्रेट्स हैं, तो डेफिनेटली हमको पता चलेगा कि मेरे शरीर के अंदर क्या जेनेटिक रिस्क फैक्टर्स हैं। और इसकी वजह से हम लोग हमारे जो डिसीजेस, बीमारियां जो आती हैं, तो उसकी रूट कॉज क्या है ये हम लोग पता कर सकते हैं। तो जब रूट कॉज पता चलेगा तो उसका ट्रीटमेंट भी वही हिसाब से होगा। इट विल नॉट बी बेस्ड ऑन सिम्टम्स। एब्सोल्युटली। एंड दूसरी चीज कि यही जेनेटिक सीक्वेंसिंग का पता करके हमारे आगे आने वाली जिंदगी में क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हमारे हो सकते हैं, ये भी हम लोग पता कर सकते हैं। सो इट्स कॉल्ड नॉट जस्ट, मतलब हम लोग अभी जो दवा कर रहे हैं या ट्रीटमेंट कर रहे हैं, इट्स अ क्यूरेटिव थिंग। मतलब कि पहले डिसीज आती है और उसके बाद में हम लोग डॉक्टर के पास जाके या कोई भी हेल्थ प्रैक्टिशनर के पास जाके उसका ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन थोड़े से जो सतर्क लोग हैं, जो थोड़ा प्रोएक्टिव हैं, वो जाके मास्टर हेल्थ चेकअप करते हैं और प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की बात करते हैं। और बहुत कम परसेंटेज है भारत में अगर देखेंगे जो एक्चुअली प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की बात करते हैं। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं वो है प्रेडिक्टिव हेल्थ केयर। प्रेडिक्टिव हेल्थ केयर मतलब कि आपके जेनेटिक्स के हिसाब से आपको आगे आने वाली जिंदगी में क्या क्या रिस्क फैक्टर्स होंगे, और ये अगर हमको 15, 20 या 25 साल के पहले अगर पता चलेगा तो हमारे पास यही एडवांटेज है कि हमारे पास उतना टाइम है उसको करेक्ट करने का थ्रू नेचुरल लाइफस्टाइल चेंजेस और सही तरीके का खाना पीना हम लोग लेके। सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ जेनेटिक टेस्टिंग। बहुत पावरफुल ये चीज इसीलिए है क्योंकि इसमें आपने जो बताया अभी सिक केयर सिस्टम इन अ वे हम फॉलो कर रहे हैं। फिर आता है प्रिवेंटिव भी बहुत कम लोग फॉलो करते हैं। उसमें भी एक एडवांस स्टेज आपने बता दिया विच इज प्रिडिक्टिव। तो आप प्रिडिक्ट करो कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, रिस्क फैक्टर, जिससे आप अभी से एक्शन लो। इसका छोटा सा एग्जाम्पल मेरा खुद का है कि मैंने जब डीएनए टेस्टिंग करवाया था तब ओबेसिटी और डायबिटीज का रिस्क आया था कि मुझे हो सकता है। तो आई वॉज लाइक ओके, मैं तो एकदम अभी तो भी मेरा हेल्दी वेट है। पहले तो मैं बिल्कुल पतली थी, तो मेरे को देख के कभी लगेगा भी नहीं कि मैं कभी ओबीस या ओबेसिटी की ओर जा सकती हूँ, या ब्लड शुगर या ऐसा कोई इम्बैलेंस हो सकता है, डायबिटीज हो सकता है। बट फिर भी जब मैंने टेस्ट निकलवाया तब से लेकर एवरी 6 months रेगुलरली मैं ब्लड रिपोर्ट चेक करती हूँ, बिकॉज आई सी कि अभी ऐसा है, बट 30 के बाद 35 के बाद सारा जवाब देना शुरू कर देता है शरीर। तो मैंने वो रिचुअल रखा है कि एवरी 6 month मैं HbA1c, फास्टिंग ब्लड शुगर, मेरा BMI चेक वगैरह सब कुछ जो भी बॉडी कॉम्पोजिशन है, फैट मसल रेशियो चेक करना है, वो रेगुलरली चेक करती हूँ। आई थिंक तो ही हम अपनी बीमारी को जो हमें पता है कि जीन्स में हम लेकर आए हैं उसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। और अगर ये इन्फॉर्मेशन मुझे ना मिली होती
तो आई सी कि मैं उसे लाइटली लेती, या आई माइट, अगर मैं एक ऐसे इंसान हूँ कि जिसको बहुत ज़्यादा हेल्थ के ऊपर बहुत फोकस नहीं है, तो 100% मैं उसके ऊपर उससे मुझे बिल्कुल इश्यू हो सकता था। बिल्कुल। उसका उसका एक एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूँ कि अभी हम लोग बात करते हैं साइलेंट किलर्स की। कई सारे लोगों को, उनको क्या जेनेटिक रिस्क होगी या शरीर के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स होंगे, वो ऐसे पता ही नहीं चलते थे, क्योंकि हम लोग बिजी हैं अपने काम में, अपने बिजनेस में, अपने प्रोफेशन में, तो हम लोग हेल्थ के लिए उतना ध्यान नहीं देते हैं। तो वी डू नॉट रियली नो कि व्हाट्स कुकिंग इनसाइड, के अंदर क्या हो रहा है, और उसके कितने एग्जाम्पल हैं। आप देखिए द फिटेस्ट वन ऑफ द बॉलीवुड पर्सन्स, जो अगर उनको आप एक दिन पहले देखते हैं तो कोई भी उसको नहीं कहेगा कि उनको कुछ भी रिस्क फैक्टर हो या उनकी कुछ भी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं, बट देन द नेक्स्ट डे हमको ये न्यूज़ आता है कि ही हैड अ सडन कार्डियक अरेस्ट एंड देन ही इज नो मोर देयर। अगर उस व्यक्ति को, अगर उन्होंने जेनेटिक टेस्टिंग किया हुआ होता और अगर उनको ये पता चल जाता कि ये रिस्क फैक्टर है, हो सकता है कि उनकी लाइफस्टाइल में वो बदलाव करते एंड देन ही वुड हैव बीन अवेयर। तो एज फार एज प्रेडिक्टिव टेस्टिंग इज कंसर्न, कि फ्यूचर में क्या होगा कोई भी आज गारंटी नहीं दे सकता है, लेकिन उसका साइंटिफिक एविडेंस आपको अगर चाहिए तो जेनेटिक टेस्टिंग करने से आपको वो सीक्रेट्स मिलेंगे जो आपके जीन्स में छुपे हुए हैं, और इसको आधार में रखते हुए आप अपनी लाइफस्टाइल में बहुत सारी चेंजेस कर सकते हैं। देखिए, बहुत सारे और ऑल्टरनेटिव थेरेपी के एक्सपर्ट्स हैं, वो यही कहते हैं कि योर बॉडी इज नॉट डिजाइंड कि आपको मेडिसिन खाना है। आपका शरीर बना हुआ है कि आपको न्यूट्रिशन खाना है, आपको पोषक तत्व मिलने चाहिए जिससे कि आपका शरीर बहुत अच्छी तरीके से फंक्शन करेगा। लेकिन आज हम लोग उसको ना करते हुए हम लोग क्विक फिक्स में करते हैं, प्रॉब्लम्स आने के बाद में वो सर्जरीज हो, इंजेक्शंस हो, दवा हो, तो क्विक फिक्स तो मिल ही जाता है। वी आर नॉट सेइंग कि मॉडर्न हेल्थ केयर इंडस्ट्री इट्स वेरी साइंटिफिक, टेक्नोलॉजी ड्रिवन, एब्सोल्युटली यस, लेकिन वो हद तक क्यों जाना? तो उसके पहले ही अगर हम लोग अपना रिस्क फैक्टर्स को पता कर सकते हैं और हमारी लो कॉस्ट बेसिस में, विदाउट स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी, अगर हमारी लाइफस्टाइल में हम लोग चेंज कर सकते हैं, आई थिंक इट्स एन एडवांटेज ये जेनेटिक टेस्टिंग हमको देता है। आपने बहुत सारे स्टडी भी किए, केस स्टडी किए, जहाँ पर जो लोग अनफॉर्चुनेटली हार्ट अटैक जिनको आया, और मे बी वो जिम में थे, ट्रेडमिल कर रहे थे और हार्ट अटैक आया, तो उसकी वजह से बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने जिम जाना ही बंद कर दिया। और लोग डरते हैं कि ट्रेडमिल ना करो, या जो करते हैं उनको भी बोलते हैं बंद कर दो, उससे तो हार्ट अटैक आता है। बट प्रॉबेबली उनको ये नहीं पता कि उन्होंने मे बी उसके पहले कुछ रातों तक या लेट जगे थे, स्ट्रेस लिया था, अल्कोहल लिया था, बहुत ज़्यादा स्मोक किया था, जो भी है। लोग नहीं वो देखते हैं और जेनेटिक का फैक्टर भी नहीं देखते हैं, एंड दे सडनली सी कि ओके जिम मतलब हार्ट अटैक। तो ये कितना ज़रूरी है? ये बिल्कुल गलत इंफॉर्मेशन है। वो इसके लिए, अगर हम लोग कोई एक डॉक्यूमेंट को मतलब उसको अंगूठा लगाना है तो हम लोग को बहुत बिल्कुल बेझिझक लगाते हैं, क्योंकि हमको पता है कि हमारे जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो यूनिक है। सो वैसे ही हर व्यक्ति भी यूनिक है। तो अगर किसी को कुछ हो गया या किसी को कुछ फूड जमता नहीं है, इट डजंट मीन दैट कि वो सबको नहीं जमता है। तो हम लोग अभी एक जेनरिक अप्रोच करते हैं। जेनेटिक्स का मूल द डॉगमा ऑफ जेनेटिक्स क्या है, उसका मतलब तथ्य क्या है कि इट इज़ पर्सनलाइज्ड। ये आपके बारे में बताता है, ये दूसरे व्यक्ति के बारे में नहीं बताता है। अगर ट्विन्स भी रहेंगे, उनका डीएनए भी आइडेंटिकल हो सकता है, लेकिन उनकी सोच, उनके फिजिकल एट्रीब्यूट्स वगैरह बहुत अलग हो सकते हैं। एक ही परिवार में एक ही माँ बाप के बच्चे जो है ना बहुत अलग अलग हो सकते हैं, बिकॉज देयर ऑल, उनका जेनेटिक्स अलग है। तो इसके लिए हमको क्या समझना पड़ेगा कि एक बार अगर हम लोग जेनेटिक टेस्टिंग करते हैं तो उससे हमको ये पता चल जाता है कि मेरे जीन्स में, मेरे शरीर में, मेरे जीन्स में क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, एंड दे कैन बी एब्सोल्युटली डिफरेंट। एक एग्जांपल मैं दूंगा। फॉर एग्जांपल, एक व्यक्ति जो ओबीस है और वो रोज जाके जॉगिंग करता है पार्क में जाके 2-2 घंटे, और वो ये कंप्लेन करता है कि यार मेरा वेट घटता ही नहीं है, हालांकि मैं 2 घंटे जॉगिंग करता हूँ। वहीं कई बार ऐसा भी होता है कि कई बार लोग जिम में जाते हैं और उनको इंजरी हो सकती है, उनको कार्डियक रिलेटेड इश्यूज भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे फिजिकल एक्टिविटीज में आपका जेनेटिक्स आपको 2 चीजें बताता है कि ये आर यू अ पावर ओरिएंटेड पर्सन। पावर ओरिएंटेड मतलब ये हुआ आपको इंटेंसिव
एक्टिविटी करनी पड़ेगी, एक्सरसाइज करना पड़ेगा, जिससे कि आपका हार्ट बीट और बढ़ेगा, ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होगा, तो उसमें तभी मेटाबॉलिक फंक्शन आपके शरीर में होंगे, जिसमें हैवी लिफ्टिंग भी आ जाता है। हैवी लिफ्टिंग भी आ जाता है, लेकिन वो सबके लिए सूट नहीं होगा। तो अगर मेरे एक दोस्त ने ये किया और मैं भी उसको करने लगूंगा विदाउट चेकिंग कि मेरे जेनेटिक्स में क्या लिखा हुआ है, तो दैट्स वेरी अनसाइंटिफिक। लेकिन जो 2 घंटे जॉगिंग करने वाला व्यक्ति अगर ट्रेडमिल में भागेगा इवन 20 मिनट, हो सकता है कि उसको जो डिजायर्ड रिजल्ट है वो पता चलेगा, बिकॉज वन इज पावर रिलेटेड इंटेंसिव एक्टिविटीज, द अदर वन इज एंड्योरेंस। सिंपल चीज ये है कि जो 100 मीटर स्प्रिंटर रेस भागने वाला एथलीट मैराथन में कभी नहीं जीतता, और जो मैराथन में जो भागता है वो 100 मीटर में कभी नहीं जीतता, बिकॉज देयर ऑल्सो देयर इज अ स्पेसिफिक जेनेटिक फैक्टर्स दैट कम्स इनटू इफेक्ट। सो आप बता रहे हैं कि हम जो जीन्स लेकर आए हैं उसमें 2 तरह के जीन्स हो सकते हैं। एक पावर रिलेटेड हो सकते हैं जिसमें आप कोई हाई इंटेंसिटी हैवी लिफ्टिंग जैसी चीजें करें, स्प्रिंटिंग जैसी चीजें, और दूसरा होता है एंड्योरेंस जिसमें आप लंबे समय तक मैराथन जैसी चीजें, वॉकिंग, जॉगिंग लंबे समय तक जो करते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग वगैरह, वो एंड्योरेंस में आता है। यस, एज फार एज फिजिकल फिटनेस इज कंसर्न। और अभी इंटरनेशनली बहुत सारे ऐसे जिम के चेन्स हैं जहां पर अगर आप थोड़ा मतलब प्रीमियम जिम्स हैं, नॉट द लोकल वंस, तो वहां पे अगर जाते हैं तो अगर आपको अपना फिटनेस रेजिमेन अच्छा रखना है तो दे वुड इंसिस्ट फर्स्ट कि आप अपना जेनेटिक टेस्टिंग करें। जेनेटिक टेस्टिंग करने के बाद में आपके शरीर के लिए सूट होने वाला फिटनेस रेजिमेन को क्यूरेट किया जाएगा, और उसको आप करेंगे तो इट विल गिव यू द the absolute desired results। इसमें आई थिंक ऐसा भी है ना कि जो भी वर्ल्ड के स्प्रिंटर्स है या मैराथन रनर्स है वो भी स्पेसिफिक कंट्रीज से ज्यादातर आते हैं। वो एब्सोल्युटली यस, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। अगर वो एथनिसिटी के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि इंडियंस एथलीट्स, हालांकि फिटनेस लेवल अभी अवेयरनेस ज्यादा है, बढ़ रहा है, लेकिन आई डोंट थिंक इंडियन पीपल कैन राइट नाउ गो एंड देन कॉम्पीट, क्योंकि इफ यू सी द हिस्ट्री, ओलंपिक्स को 100 मीटर स्प्रिंट जीतने वाले कैरिबियन लोग होते हैं, अमेरिकन लोग होते हैं, बट एट द सेम टाइम मैराथन जीतने वाले अमेरिकन नहीं होते हैं, वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से आते हैं। पीपल फ्रॉम नाइरोबी, उनको देख के ऐसा लगेगा कि ये भाग ही नहीं पाएगा, बट देन उनके जीन्स इतने स्ट्रांग हैं तो वो 50 किलोमीटर, 90 किलोमीटर, 110 किलोमीटर रिकॉर्ड टाइम में भागते हैं, एंड दे कैन सर्वाइव बिकॉज उनके पास इंड्योरेंस के जीन्स हैं। उनके पर्टिकुलर नाम भी है, सो हर एक जीन का एक नाम है, तो वो जीन्स हैं। तो आवर एफर्ट इज टू फाइंड आउट कि हमारे शरीर में ऐसे क्या जीन्स हैं जिससे हमको पता चल जाता है कि मेरा न्यूट्रिशन क्या होना चाहिए और क्या न्यूट्रिशन नहीं होना चाहिए, और क्या फिजिकल एक्टिविटी से मेरे शरीर के लिए सूटेबल है। अगर समझ लीजिए मैं एंड्योरेंस वाला बंदा हूँ और मैं जाके ट्रेडमिल में भागूंगा, डेफिनेटली आई माइट हैव अ कार्डियक रिलेटेड इश्यू, तो वो मिसमैच क्या है वो पता करना पड़ेगा। और ये टेस्टिंग जिंदगी में एक ही बार होता है, बिकॉज जीन्स नेवर चेंज, वो हम लोग अपनी पीढ़ी को आगे देते हैं, लेकिन उसका एक्सप्रेशन को रेगुलेट करना वो हमारे हाथ में है, बेस्ड ऑन द न्यूट्रिशन एंड बेस्ड ऑन द लाइफस्टाइल दैट वी हैव। एब्सोल्युटली, ये मेरा खुद का अनुभव भी है कि मैंने जब जाना था टेस्टिंग के माध्यम से कि मेरे अंदर पावर जीन है, तो मेरा नॉर्मली ऐसा हुआ करता था कि मैं और स्नेह, मेरे हस्बैंड, हम दोनों जब जिम में कॉम्पीट करते थे तो हैवी लिफ्टिंग में, ऑफ कोर्स वो मुझसे कई गुना ज्यादा लिफ्ट कर सकते हैं, बट कंपैरेटिवली अगर फीमेल का एवरेज देखे तो उसके कंपैरिजन में मैं हैवी लिफ्ट कर सकती हूँ। इसीलिए मेरे कुछ वीडियो है जिसमें 50 पुशअप्स करना मैंने आपके वगैरह पुशअप्स गोवा में देखे हैं। हाँ। 2021 में तो वो दिखाता था कि वो पावर जीन कहीं वर्क कर रहा है। Absolutely। और सेम तरीके से अगर मुझे आप ऐसा कुछ बोलो ना कि आप लंबे समय तक कहीं मैराथन दौड़ने के लिए जाओ, या लॉन्ग टाइम तक आप कुछ करो, स्पेसिफिक कोई भी एक्टिविटी, तो उसमें मैं एग्जॉस्ट हो जाती है ना। आई वाज लाइक यार मैं 50 पुशअप्स कर सकती हूँ, 70 किलो स्क्वाट कर सकती हूँ, मैं इतना भी नहीं कर सकती, इतना मैं चल नहीं सकती। तब मुझे पता चला ये टेस्टिंग के माध्यम से कि एंड्योरेंस जीन क्या होता है और पावर क्या होता है। मेरे हस्बैंड जो है उनका एंड्योरेंस है, तो वी हैव डिफरेंट वर्कआउट प्लान। तो मेरा जो है रिपीटेशन कम, लिफ्टिंग वेट ज्यादा होता है, उनमें कभी कभी रिपीटेशन भी डाल देते हैं। सो वो कितना इंटरेस्टिंग चीज है। एब्सोल्युटली। नहीं तो अभी जो जिम में जाते हैं एक जनरल धारणा ये होती है कि भाई जिम में जाओ और कुछ भी एक्सरसाइज करो तो आप फिट हो जाओगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप सही एक्सरसाइज नहीं करेंगे, यू विल हैव सम लिगामेंट टेयर, यू विल हैव सम इंटरनल इंजरी, और कई बार ऐसे भी लोग हैं
अनसाइंटिफिकली, मतलब शुरुआत में जाते हैं तो काफी उत्साह रहता है, तो लोग सीधा वार्म अप भी ना करते हुए, ट्रेडमिल में ना भागते हुए सीधा वेट लिफ्टिंग करते हैं, दे हैव नेवर गॉन टू द जिम एवर, क्योंकि उनको एक ऐसा अनुभव रहा है कि यार जिम मतलब डेंजर है। सो ये होता है बिकॉज लैक ऑफ साइंटिफिक नॉलेज। पहले ये अवेयरनेस नहीं था, लेकिन अभी डेफिनेटली बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी एंड द जेनेटिक टेस्टिंग यू कैन फाइंड आउट एज टू हु रियली यू आर, मतलब आप कौन हैं, आपके स्ट्रेंथ्स क्या हैं, आपका वीकनेसेस क्या हैं, हाँ. आपके कुछ भी अगर आपको एलिमेंट्स हैं, कुछ भी अनकंफर्ट डिसीज होती है तो उसका रूट कॉज क्या है, और आगे अपने जिंदगी में क्या क्या बीमारियां आने वाले हैं, तो यू कैन प्रेडिक्ट दैट। एंड नॉट जस्ट दी फिजिकल फिटनेस एंड बीमारी, बट देन यू कैन ऑल्सो फाइंड आउट योर साइकोलॉजिकल ट्रेड्स, हाँ. कि मुझे गुस्सा क्यों जल्दी आ जाता है, या मैं जोवियल बहुत ज्यादा हूँ, या कोई काम में मन क्यों नहीं लगता है, या मैं मैथमेटिक्स में या एनालिसिस में पीछे क्यों हूँ। सो यू कैन रियली अंडरस्टैंड योरसेल्फ फ्रॉम अ साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। मुझे ऐसा ये सब सुन के ऐसा लग रहा है कि जब हम शादी करते हैं तब कुंडली मैच करते हैं और बहुत सारी चीजें मैच करते हैं, परिवार मैच करता है, फाइनेंशियल बैकग्राउंड, कितनी सारी चीजें। मुझे लगता है जेनेटिक टेस्टिंग का मैचिंग जरूर होना चाहिए। मैं आपको ये बताऊं कि यूएसए में और डेवलप्ड कंट्रीज में जीन बेस्ड मैच मेकिंग ऑलरेडी स्टार्ट हुआ है। अच्छा, सीरियसली? एब्सोल्युटली। तो लोग देखते हैं कि शादी करने के पहले एक दूसरे से वो कंपैटिबल हैं फ्रॉम अ पर्सनालिटी पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ, तो पहले से पता करते हैं। मुझे जितना याद है, आई एम नॉट श्योर कि जेनेटिक था कि नहीं, बट एज फार एज आई रिमेम्बर, ट्विंकल खन्ना, अक्षय कुमार जब शादी कर रहे थे, मैंने ऐसा कुछ सुना है कि ट्विंकल खन्ना ने उनके मतलब अक्षय कुमार के पूरे परिवार की हेल्थ हिस्ट्री से लेकर सारी चीजें उन्होंने चेक करी थी, टू सी क्योंकि मेरे बच्चे में क्या फ्यूचर में हम लोग पास ऑन करने वाले हैं। तो व्हाट यू आर सेइंग मेक सेंस। एब्सोल्युटली। और आज जो कंपैटिबिलिटी अगर नहीं है, पीपल हैव नाउ बिकम अ लिटिल इंडिविजुअलिस्टिक, तो डेफिनेटली दिस इज अ बून जिसमें हम लोग पता कर सकते हैं, एंड देन वी कैन अंडरस्टैंड एज टू व्हाट माय कंपैटिबिलिटी विद माय लाइफ पार्टनर विल बी। तो ये इसके अलावा बहुत सारे और एप्लीकेशंस हैं। जेनेटिक टेस्टिंग क्या क्या चीज़ों में काम आ सकता है, उसका हम लोग इम्प्लीकेशंस देखेंगे। इट्स ह्यूज एंड इट्स रियली वाइड। एक अच्छी कंपनी, कॉर्पोरेट कंपनी अगर कोई CXO को अपॉइंट करना चाहती है, दे कैन डू अ पर्सनैलिटी जेनेटिक टेस्टिंग एंड फाइंड आउट कि उनको जो टास्क दिया जाएगा उसके लिए वो केपेबल हैं या नहीं। मतलब जो हायरिंग हो रहा है मे बी उसमें भी हम कहीं उसका हेल्प ले सकते हैं, बिकॉज आई थिंक ये जो आता है ना कि आपके अंदर कितना हैप्पीनेस का फैक्टर रहेगा, वो कहीं ना कहीं हम जन्म के साथ लेकर आते हैं। यस, विल यू बी एबल टू परफॉर्म अंडर स्ट्रेस। स्ट्रेस के अंदर विल यू विल डाउन एंड देन यू विल गिव अप। ये कैसा होता है कि बेस्ड ऑन योर जेनेटिक मेकअप, विल यू बी शॉर्ट टेम्पर्ड, इफ यू येल एट योर सबऑर्डिनेट्स, तो वो आपके साथ अच्छा टीम वर्क शायद काम करना नहीं पसंद करेंगे। तो ये सभी चीजें भी हम लोग जेनेटिक से पता कर सकते हैं। लुक एट चिल्ड्रन, आज जितने भी बच्चे हैं तो दे आर ऑल फास्ट फूड के एक तरीके से बहुत अच्छे ग्राहक हैं, इनफैक्ट दे आर विक्टिम्स, बट उनको समझ नहीं है कि उसमें न्यूट्रिशन कितनी कमी है, और बट इट टेस्ट ग्रेट, तो उनको वो खाना है। तो अगर हम लोग उनको ये बताएं कि यू विल हैव अ लॉट ऑफ फूड इंटॉलरेंसेस, कि आपको ये खाना हजम नहीं होता है, इट डजंट सूट टू योर जेनेटिक मेकअप, तो धीरे धीरे उनको हम लोग समझा सकते हैं एट द यंग एज। एंड जैसे जैसे वो बढ़ जाते हैं, वो ग्रो हो जाते हैं, तो दे विल डेफिनेटली बी एबल टू अंडरस्टैंड। आई गिव एग्जांपल्स ऑफ माय डॉटर्स। तो मेरे 2 डॉटर्स हैं, तो उनके लिए हम लोग जब जेनेटिक टेस्टिंग किया तो हमको पता चला कि एक को लैक्टोज इंटॉलरेंस है और दूसरे को नहीं है। तो तब जाके हमको पता चला कि रात को हम लोग जब उनको एक मग दूध देते थे, क्यों एक डॉटर 2 मिनट में उसको पी के खत्म करती थी, और दूसरी डॉटर बहुत सारे नखरे करती थी कि यार मुझे फिर गर्म करके दे दो, इसमें ये डाल के दे दो, शक्कर डाल के दे दो, कॉम्प्लान डाल के दे दो, ये करती थी, क्योंकि समहाउ उसको दूध अच्छा नहीं लगता था, उसके शरीर में वो डाइजेस्ट नहीं होता था। तो शी वॉज अवॉइडिंग, कभी हम लोग देख भी नहीं रहे, तो हो सकता है कि किचन के सिंक में भी डाला रहेगा, बट व्हेन वी डिड द जेनेटिक टेस्टिंग हमको पता चल गया कि दिस इज द इंटॉलरेंस। तो हम लोगों ने उनको दूध देना बंद कर दिया, एंड शी इज लाइक वाह, आई एम रिलीव्ड। तो बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, दूध के पैसे भी बच जाते हैं, रात के बच्चा भी, हाँ, रात के चिक करना वो भी बंद हो जाता है, एंड शी इज हैप्पी बिकॉज शी इज नाउ कंज्यूमिंग समथिंग दैट हर बॉडी इज एक्सेप्टिंग एंड डाइजेस्टिंग।
ओके, तो इसमें लैक्टोज जो लोग नहीं जानते हैं, लैक्टोज मतलब जो शुगर होता है मिल्क में, वो बहुत सारे लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते। तो जो बच्चे होते हैं छोटे, जो बिल्कुल मना कर देते हैं, डज दैट मीन कि शायद उनके जीन्स में लैक्टोज इंटॉलरेंस हो सकता है? एब्सोल्युटली यस, क्योंकि लैक्टोज शुगर को डाइजेस्ट करने के लिए आपको एक लैक्टेज एंजाइम की ज़रूरत है, और बहुत सारे बच्चों में बहुत जल्दी वो लैक्टेज एंजाइम प्रोड्यूस सिक्रेट होना बंद हो जाता है। तो अगर उनको आप पिलाओगे एंड दे विल प्रॉब्ली प्यूक, दे विल वॉमिट, एंड अगर जस्ट इमेजिन कि एक छोटा सा बच्चा स्कूल में जाता है जिसको मतलब जबरदस्ती दूध पिला के भेजा हो, और क्लास में जाके अगर वॉमिट करता है, तो ही विल क्रिएट अ वेरी अनकंफर्टेबल सीन, और उसके ऊपर साइकोलॉजिकल भी एफर्ट आ सकता है, क्योंकि टीचर डांटेगी, ह्यूमिलिएट होगा, बच्चे अवॉइड करेंगे कि भाई ये क्या वॉमिट करती रहती है। सो देयर आर सो मेनी अदर इम्प्लीकेशंस, प्योरली बिकॉज हमको ये नहीं समझती कि इनको दूध डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। एंड लैक्टोज पहले कोई प्रॉब्लम था नहीं, क्योंकि प्योर देसी गाय का दूध हम लोग करते थे, बट आज जो हम लोग दूध पीते हैं वो पैकेट्स में आता है, वो पैस्चराइज होके, प्रोसेस होके, उसमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स को मिलके 2-3-4 दिन के बाद में आता है। उसमें कुछ शुगर नहीं भी डालेंगे तो पीने जैसी उसकी टेस्ट ऑलरेडी बनती है। एंड ये लोगों को पता नहीं है। जस्ट इमेजिन पीपल आर कंज्यूमिंग 20-30 ग्लासेस ऑफ कटिंग चाय। जस्ट इमेजिन वो कितना दूध उनके शरीर में डालते हैं जो डाइजेस्ट नहीं होता है। सो दे हैव अ लॉट ऑफ गट माइक्रोबायोम रिलेटेड इश्यूज, गैस्ट्रिक इश्यूज, एसिडिटी, बहुत सारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं, बट पीपल आर नॉट अवेयर एज टू कि रूट कॉज क्या है। एब्सोल्युटली। जेनेटिक टेस्टिंग से आप पता कर सकते हैं कि आर यू ए लैक्टोज टॉलरेंट या lactose intolerant person. Same way we have, if you allow me to say, is about gluten. Yes, मैं पूछने ही वाली थी कि intolerances और कौन-कौन से आपने commonly देखे? Major 3 इंटॉलरेंसेस के बारे में हम लोग डेफिनेटली बात कर सकते हैं, और इंडिया में ये लोगों की संख्या बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ रही है। सबसे पहले जैसे मैंने कहा लैक्टोज इंटॉलरेंस, ग्लूटेन इंटॉलरेंस। ग्लूटेन इज अ प्रोटीन दैट इज फाउंड इन व्हीट, जो गेहूं में मिलता है, बार्ली और राई में भी रहता है, लेकिन हम लोग गेहूं ऑलमोस्ट एक स्टेपल फूड है इंडिया में, हर चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। तो गेहूं से बनी हुई चीज़ों को जब आप कंज्यूम करते हैं, वो ग्लूटेन को हमारा शरीर पचा नहीं पाता है, डाइजेस्ट नहीं होता है। सो देयर विल बी अ लॉट ऑफ इश्यूज रिलेटेड टू डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, एंड बहुत सारी चीज़ें इसमें होती हैं। द थर्ड वन इम्पॉर्टेंटली इज कैफीन इंटॉलरेंस। जैसे बच्चे अगर बहुत लेट पढ़ते हैं तो बोलते हैं कि आज कॉफ़ी पीते हैं ताकि हम लोग जाग सकें। ट्रक ड्राइवर्स हो, वो भी बोलते हैं कि चलो ठीक है, रात को जो भी ड्राइव करते हैं, ट्रक ड्राइवर के अलावा जो भी हम लोग भी अगर ड्राइव करते हैं तो बोलते हैं चलो ठीक है, हम लोग पीते हैं, चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं। क्यों? उसमें कैफीन है। रेड बुल पीते हैं तो इससे नींद नहीं आती है। सो कैफीन एक्चुअली इज अ लीगलाइज्ड एक ड्रग ही है, इट्स अ फैटी एसिड, एंड ये जब इट गेट्स इनटू योर ब्रेन, आपको एक तरीके से छोटी सी नशा आ जाती है, या यू फील मोर अलर्ट, एक किक मिल जाती है, एंड योर न्यूरॉन्स गेट अलर्ट, एंड देन यू डोंट स्लीप। बट स्लीप टुडे इज ऑल्सो इंसोम्निया, मतलब स्लीपलेसनेस इज ऑल्सो इज अ बिग डिसीज। तो कैफीन से बहुत सारे और सिम्टम्स आ सकते हैं, नॉट जस्ट लैक ऑफ स्लीप। बट ये सिर्फ उन लोगों को ही सिम्टम आएगा जिनको वो इंटॉलरेंट कैफीन इंटॉलरेंट है, क्योंकि उनका जेनेटिक में वो सीक्वेंस है, उनका वो जीन्स हैं। तो अगर मैंने ये बोल दिया कि कॉफ़ी पीने से कैफीन कॉफ़ी पीने से ये प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि सबको कॉफ़ी पीना बंद करना पड़ेगा। एब्सोल्युटली नॉट, क्योंकि कॉफ़ी जो डाइजेस्ट कर सकते हैं, जिनका कॉफ़ी का मेटाबॉलिज्म सही है, they can continue to consume coffee. मैंने जो स्टडी किया था उसमें मैंने ये देखा था कि कैफीन को भी, जैसे हर एक चीज को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम चाहिए, जैसे लैक्टोज को डाइजेस्ट करने के लिए लैक्टेज चाहिए, इवन कैफीन को डाइजेस्ट करने के लिए भी जो एंजाइम चाहिए। जो इंटॉलरेंट होते हैं उनके शरीर में वो एंजाइम या तो कम प्रोड्यूस होता है या होता नहीं है, जिसकी वजह से कॉफी या कैफीन लंबे समय तक ब्लड स्ट्रीम में रहती है। Absolutely. जिसकी वजह से उनको हेडेक, माइग्रेन, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर शूट होना वगैरह वगैरह सिम्टम्स आते हैं। जिनके शरीर में वो एंजाइम है वो मेटाबोलाइज कर देते हैं, एब्जॉर्ब भी हो जाता है, जिससे उनको कोई फर्क भी नहीं पड़ता। कुछ लोग तो इतने आदी हो चुके हैं कि वो कैफीन लेकर भी सो सकते हैं। Absolutely. So आई थिंक इट्स ऑल अबाउट द जेनेटिक्स। Yeah, it's all about genetics, क्योंकि हम लोग ये तो जानते हैं कि हम सभी लोग बोलते हैं कि वी आर यूनिक, लेकिन यूनिक कैसे हैं? नॉट जस्ट द वे वी लुक,
बट उसके पूरी की जड़ यही है कि आवर जेनेटिक मेकअप, जो हमारा जेनेटिक का जो स्ट्रक्चर है, जिसको हम लोग द कोड बोलते हैं, जेनेटिक कोड बोलते हैं कि मतलब हर प्रोग्राम में जो जैसे प्रोग्रामर एक कोड लिखता है, तो भगवान ने भी हमारे शरीर में एक कोड लिखा हुआ है, उससे हम लोग बने हैं। तो हमारे सोचने के विचार अलग हैं, हम दिखते अलग अलग हैं, हम लोगों की साइकोलॉजिकल टेम्परमेंट अलग है, हमारे इंटेलेक्ट अलग है। सो एवरीथिंग इज यूनिक बेस्ड ऑन योर जेनेटिक मेकअप। तो पर्सनलाइजेशन इज द की। हम लोग हियर से या उन्होंने जो किया, मेडिकेशन हो या फूड हैबिट्स हो, हम लोग ब्लाइंडली नहीं फॉलो कर सकते हैं, सिंपली बिकॉज वो उनके लिए वैलिड होगा, उनके लिए सूटेबल होगा, लेकिन वो मेरे लिए सूटेबल है ये कोई गारंटी नहीं है, अनलेस एंड अनटिल यू साइंटिफिकली इन्वेस्टिगेट एंड चेक। एंड वो अभी बहुत तेजी से इंडिया में वो अवेयरनेस आ रहा है। हेल्थ कॉन्शियस इंडिविजुअल्स जेनेटिक टेस्टिंग डेफिनेटली करना चाहते हैं, ताकि वो अपने आप को जान सकें अंदर से फ्रॉम अ साइंटिफिक तरीके से, कि जेनेटिक टेस्टिंग के जरिए कि मेरा जेनेटिक मेकअप क्या है ये समझें, और वो तरीके से अपने फूड हैबिट्स को चेंज करें, लाइफस्टाइल को चेंज करें, एंड देन जीन बेस्ड वेलनेस सॉल्यूशंस को आजमाएं। ओके, वंडरफुल। सो जो भी लोग सुन रहे हैं, लेट्स से अगर उनको बताना हो कि कौन कौन सी बीमारियां, हमने नॉर्मली सबके लिए जेनेटिक टेस्टिंग हेल्प कर सकता है, विच इज़ ग्रेट, बट जिनको कोई स्पेसिफिक बीमारियां हैं, ऐसा कुछ आप रेकमेंड करते हैं कि अगर ये बीमारी है आप ज़रूर ये टेस्ट करवाइए, सो दैट आपको उसका रूट कॉज पता चले। जैसे एग्जाम्पल ऑटो इम्यून कंडीशन, क्या उसमें जेनेटिक्स हेल्प कर सकते हैं? डेफिनेटली, मतलब हर चीज के लिए ऑटो इम्यून डिसीज भी आती है, तो उसका एक अपना साइंटिफिक रीजन है। बट देन आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट 3 और 4 मेजर डिसीजेस जिससे बहुत सारे लोगों की जान भी चली जा रही है। सबसे पहले है कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस। अब जनरल अंडरस्टैंडिंग ये है कि कार्डियोवास्कुलर डिसीज मतलब हार्ट अटैक, बट हार्ट में 20-25 अलग अलग कंडीशंस हैं जिसकी वजह से डिस्कम्फर्ट हो सकता है, एंड जिससे एकदम विद इन नो टाइम जो जान चली जाती है, एंड दैट इज सडन कार्डियक अरेस्ट। तो उसके अपने जेनेटिक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है एज टू कि अगर ये आपके पास जीन्स हैं तो आपको ये रिस्क फैक्टर है। मान के चलिए अगर मेरे पास सडन कार्डियक अरेस्ट के मैंने जेनेटिक टेस्टिंग किया और मुझे ये पता चला कि मुझे रिस्क फैक्टर्स है, तो आई हैव टू कंप्लीटली अवॉइड डूइंग इंटेंसिव एक्टिविटीज। मैं मैराथन फिर भी जा सकता हूँ, मैं डे टू डे काम कर सकता हूँ, बट आई नीड टू बी अवेयर जहाँ पे मेरा हार्ट बीट बियॉन्ड अ पॉइंट अगर जाता है, तो देन आई एम एट अ वेरी वेरी हाई रिस्क। या इफ आई एम गेटिंग इनटू स्मोकिंग और अल्कोहलिज्म, ऐसे बहुत सारे एडिक्शंस हैं, या मेरी स्लीप पैटर्न्स बिल्कुल ही खराब है कि आई डोंट रियली स्लीप वेल, सो दीज आर ऑल द रिस्क फैक्टर्स। तो आप बड़े बड़े जो हेल्थ सेक्टर के डॉक्टर्स हैं उनको भी अगर पूछेंगे, वो उनके पास जितनी टेक्नोलॉजी है वो सब यूज करने के बाद में तो यही रेकमेंड करेंगे कि आपको डाइट के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। फंडामेंटल्स तो यही है। टेक्नोलॉजी बढ़ गई है तो एक हद तक वो डेफिनेटली आंसर करेंगे। सो फर्स्ट इज कार्डियोवास्कुलर, सेकंड इज डायबिटीज। इंडिया इज कैपिटल ऑफ डायबिटीज करके हम लोग काफी मतलब गर्व से अभी बोलते हैं, बिकॉज इट्स अ ह्यूज मार्केट इन अ वे। बट ये क्यों होता है, तो वी कैन फाइंड दैट आउट एंड देन वी कैन सी एज टू व्हाट आर द रीजंस। थर्ड एक्चुअली इज ओबेसिटी। इंडिया का 70% पॉपुलेशन इन द अर्बन एरिया इज ओबीस। उनका BMI इज नॉट इन कंट्रोल, एंड नाउ इट्स नॉट बिकमिंग, मतलब ये कोई शहरों का फिनोमिनन नहीं रहा, ये ग्रामीण प्रदेश में भी अभी ओबेसिटी बढ़ रहा है, क्योंकि उनको भी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और ये सब कुछ का एक्सेस सब मिल रहा है बिकॉज ऑफ द रोबस्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो इसकी वजह से ओबेसिटी इज किलिंग अ लॉट ऑफ पीपल, बिकॉज ओबेसिटी इज द पार्किंग लॉट फॉर अ लॉट ऑफ अदर डिसीजेस। तो उसमें से उसके मतलब भाई बहन, कजिन सिस्टर्स, ब्रदर्स, बहुत सारे और आ जाते हैं। सो ओबेसिटी हैज टू बी इन कंट्रोल। सो मेन दे से इफ योर वेस्ट साइज इज बियॉन्ड 36 inches, you are at a risk. So that's a first visual एक advice. So these are the 3 things. बाद में as I said, for children, for women, जो फिटनेस इंथुजियास्ट हैं, जो जिम में जाके, कई बार लोग बहुत ट्राई करते हैं कि यार मुझे मस्कुलर बनना है, लेकिन अगर आपके जेनेटिक्स में मस्कुलर बनने की क्षमता नहीं है, आई थिंक यू नीड टू एम एट बिकमिंग हेल्दी, नॉट बिकमिंग वेरी मस्कुलर. जी, absolutely. So in every sphere, genetics definitely gives very very valid, proven, researched scientific solutions. अभी टेलोमेर शॉर्टनिंग
बहुत एक बज़वर्ड बन चुका है इन अ वे, और लोग चेक करना चाहते हैं कि क्योंकि उसके साथ रिलेटेड है हमारा एजिंग, रिलेटेड है हमारा लाइफ स्पैन, तो उसके ऊपर आपके क्या थॉट्स है? telomeres, as you rightly mentioned, is directly aging के ऊपर रिलेट करता है, हमारी बायोलॉजिकल एज और हमारी जो क्रोनोलॉजिकल एज जो है वो टू डिफरेंट थिंग्स हो सकते हैं। अगर आप मैं थोड़ा सा अगर समझा सके, मान के टेलोमेर चलिए होते क्या है? कि अगर मैं 40 इयर्स का हूँ, लेकिन लोग मुझे जब देखते हैं और मैं एज बताने के लिए पूछूंगा तो वो बोल सकते हैं कि आई थिंक यू मस्ट बी 50, क्योंकि मैं अपीयर होता हूँ 50। अब ये कैसे आ गया? क्योंकि जो टेलोमियर्स है वो डीएनए का एक स्ट्रक्चर है, प्रोटीन है, और उसकी साइज जो है बेस्ड ऑन योर लाइफस्टाइल, आपकी फूड हैबिट्स, वही मतलब फंडामेंटल्स तो वही हैं कि आपकी फूड हैबिट्स क्या हैं, वाटर इनटेक क्या है, पोल्यूशन लेवल कौन से एरिया में आप रहते हैं। एंड थैंकफुली वी नो कि इंडिया में जो टॉप 50 सिटीज ऑफ हाईली पोल्यूटेड सिटीज का जब सर्वे हुआ, इंडिया इज ऑलमोस्ट लाइक 25-30 सिटीज तो इंडिया में पाए गए हैं। तो एक्सट्रीम पोल्यूटेड सिटीज में हम लोग रहते हैं। आई एम फ्रॉम मुंबई, तो मुंबई इज नाउ overtaking Delhi in terms of pollutions because of various reasons. तो ये सभी चीजों के ऊपर निर्भर होके आपका टेलोमियर शॉर्टन होता है। और ये अगर टेलोमियर शॉर्टन होता है, so that means your aging बहुत ज्यादा फास्ट होता है and you look much older than your actual biological age. और इसके लिए we need to be paying attention to the lifestyle and medicine will come into effect only कि जब आपको बीमारी है और आप जब उसका ट्रीटमेंट करने जाओगे। लेकिन लॉन्जिविटी के लिए एंटी एजिंग इज बहुत बड़ी इंडस्ट्री अभी बन रही है। हम सभी लोग यंग दिखना चाहते हैं, फिट रहना चाहते हैं, लंबा जीवन जीना चाहते हैं। इंडिया में हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी अभी बढ़ के 70 ईयर्स हो गई है, लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, हांगकांग है, चाइना है, जापान है, तो यहाँ पर तो द लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज 85 ईयर्स ऑन एन एवरेज एट द नेशनल लेवल। तो इसका मतलब ये है कि भारतीय जो दुनिया के बाकी देश हैं वहाँ उनसे 15 साल कम जी रहे हैं ऑन एन एवरेज। अगर किसी को ये पूछें कि हम लोग आपको 15 साल एक्स्ट्रा जीवन देने के लिए कुछ राज बताएंगे, और वो अगर वो एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है, तो आई थिंक दैट्स वेरी डिसगस्टिंग। एब्सोल्युटली। जेनेटिक टेस्टिंग के टाइप्स होते होंगे कि अलग अलग तरीके से होते होंगे, तो वो क्या क्या है अलग अलग? बिल्कुल, जेनेटिक्स जो टेस्टिंग है वो काफी वास्ट एक फील्ड है, लेकिन ब्रॉडली अगर इसको डिस्कस करें तो 3 सेगमेंट में मैं इसको डिस्कस करना चाहूंगा। सबसे पहले है फॉरेंसिक डीएनए टेस्टिंग। आपने डेफिनेटली सुना रहेगा कि हमारे जो पॉपुलर टीवी सीरियल्स में जो क्राइम्स के आते हैं, तो वहाँ पर भी कि जेनेटिक टेस्टिंग किया गया, या बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, या कोई चोरी हो गई, मर्डर हो गया, ऐसे कुछ क्राइम्स वगैरह होते हैं। तो वहाँ पे जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट आके फॉरेंसिक सैंपल्स लेते हैं, और जिससे थ्रू जेनेटिक्स ये पता कर सकते हैं कि उसमें एक्चुअली कल्प्रिट कौन है। तो ये जेनेटिक टेस्टिंग है, और ये डेफिनेटली प्राइवेट सेक्टर में नहीं किया जा सकता है। इट हैज टू बी डन बाय द रेगुलेटिंग एजेंसीज एंड द गवर्नमेंट, या इसमें कोर्ट या मतलब पुलिस या इन्वेस्टिगेटिंग जो एजेंसीज होती हैं वो करते हैं। सो वी डोंट गेट एंगेज्ड इनटू दैट। सेकेंड है क्लिनिकल जेनेटिक टेस्टिंग, या इसको मेडिकल जेनेटिक टेस्टिंग भी बोल सकते हैं। वो उनके लिए है जो ऑलरेडी उनको बीमारी आ चुकी है। किसी को डायबिटीज है, किसी को कैंसर के प्रॉब्लम है, किसी को कार्डियोवास्कुलर डिसीज है, या जो भी और जेनेटिक रिलेटेड स्पेसिफिकली डाउन सिंड्रोम है या ऑटिज्म है, तो ऐसे बहुत सारे और डिसीजेस हो सकते हैं, तो उनके लिए। लेकिन ये करवाने के लिए आपको क्वालिफाइड हेल्थ प्रैक्टिशनर्स यानी कि डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लगता है, एंड दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट, मतलब वो स्पेसिफिक एक टेस्ट होते हैं। हम जो अभी जो बात कर रहे थे उसको 3rd सेक्शन में हम लोग डालेंगे, एंड दैट इज कॉल्ड अ वेलनेस टेस्ट। वेलनेस टेस्ट मतलब इसको हम लोग और थोड़ा टेक्निकल भाषा में देखेंगे तो इसको बोलते हैं न्यूट्री जेनोमिक्स टेस्ट। क्योंकि हमको अच्छी सेहत के लिए न्यूट्रिशन तो चाहिए, तो न्यूट्रिशन चाहिए, लेकिन क्या खाएं, क्योंकि जो आपको पसंद है वो शायद मुझे जमता नहीं है, तो ये पर्सनलाइज्ड है। तो जेनेटिक्स में ये किस तरीके से रिलेटेड है, इसके ऊपर ये जो सेगमेंट है इज कॉल्ड न्यूट्रीजेनोमिक्स। एंड न्यूट्रीजेनोमिक्स अभी बहुत तेजी से पूरे दुनिया में पॉपुलर हो रहा है, और भारत में भी इसको बहुत तेजी से लोग
पसंद कर रहे हैं, एंड बहुत सारे लोग, हजारों में लोग इसका टेस्टिंग कर रहे हैं. तो दीज आर द 3 टेस्ट. वेलनेस के टेस्ट या न्यूट्रिजेनोमिक टेस्ट करने के लिए आपको कोई प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है. हर एक व्यक्ति अपने अपने आप को समझने के लिए जेनेटिक टेस्टिंग कर सकता है. और इसमें हम लोग कि वेरियस डिसीज, बीमारियों के बारे में, फिजिकल फिटनेस के बारे में, आपके क्या पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं उसके बारे में, तो बहुत सारे पैनल्स इसमें होते हैं. तो इट्स एन एग्जॉस्टिव टेस्ट. और आज मतलब 200-300 ऐसे अलग अलग टेस्ट कर सकते हैं. तो इट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव वंस इन ए लाइफ टाइम जेनेटिक टेस्टिंग. इसमें से आपको बहुत सारे ऐसे सुराग मिलते हैं, ऐसे सीक्रेट्स मिलते हैं विच विल ओपन अप योर आईज. और आपको ऐसा लगेगा यार ये मेरे बारे में मुझे इतना पता ही नहीं था, कभी मैंने ध्यान ही नहीं दिया था. सो इट्स लाइक अ मिरर. आपको एक तरीके से आईना दिखाता है, साइंटिफिक तरीके से, प्रूवन रिसर्च तरीके से. और तो इसमें ये ब्लड बेस नहीं होता है. हाँ, जेनेटिक टेस्टिंग कैसे कर सकते हैं, क्या सैंपल इसके लिए लगता है. जैसे बॉम्बलास्ट वगैरह होता है तो लोग कुछ भी, मतलब वहाँ पे कोई ब्लड मिलता है या कुछ भी, उनका कपड़ा मिल जाता है, कुछ भी लेके जाते हैं एज एन एविडेंस. बट क्लिनिकल जब टेस्टिंग करते हैं तो इट डिपेंड्स ऑन कि व्हाट टाइप ऑफ टेस्ट. वहाँ पे आपका ब्लड सैंपल भी लगेगा, या इवन एनी टिश्यू, एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, मतलब जिसमें कि लाइव डीएनए मिले, ये हो सकता है. बट न्यूट्रिजेनोमिक्स में ओवरऑल ग्लोबली एक स्टैंडर्ड ये है कि इट इज अ सलाइवा बेस्ड जेनेटिक टेस्टिंग. तो सलाइवा में भी आपके मतलब जैसे हम लोगों ने कहा कि 37.2 ट्रिलियन सेल्स हैं. तो हर सेल में एग्जैक्टली सेम डीएनए है, लेकिन उसका रोल अलग अलग है. तो हमको एक डीएनए सेल की जरूरत होती है कि जिससे हम लोग ये स्टडी करेंगे कहाँ पर क्या गड़बड़ है. तो वी टेक 2 ml सलाइवा सैंपल, उसके अंदर एक प्रिजर्वेटिव डालते हैं ताकि वो नॉर्मल टेम्परेचर में आपके ऑफिस से, घर से जेनेटिक लैब तक, डीएनए लैब तक पहुंच सकता है. सो देयर आर 3 टेस्ट: फॉरेंसिक, क्लिनिकल या मेडिकल, थर्ड इज वेलनेस और न्यूट्रिजेनोमिक टेस्ट. अमेजिंग, अमेजिंग. उसमें आपने जो न्यूट्रिजेनोमिक्स बताया, इट इज सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि जब हम जानते हैं एक इंसान का जो खाना है वो किसी और का पॉइजन हो सकता है. एक के लिए अमृत, दूसरे के लिए पॉइजन है. तो नॉट नेसेसरी कि मुझे केला सूट कर रहा है तो दूसरे को केला सूट करेगा ही करेगा. मे बी उसको उससे कफिंग हो सकता है, मे बी मुझे गेहूं सूट कर रहा है बट किसी और को नहीं करेगा. सो आई थिंक बहुत पर्सनलाइज्ड चीज होती है न्यूट्रिशन, और वो यहाँ से हमें Yes, so the central dogma of genetics is personalization. कि आपके लिए ये बनाया हुआ है, ये लोगों के लिए नहीं बनाया. फॉर एग्जाम्पल जब अभी कोविड आ गया तो वैक्सीन बना दिया, वो सबके लिए एक ही वैक्सीन बना दिया. अब इट नीड नॉट नेसेसरीली मे हैव द सेम इम्पैक्ट इन एवरीबॉडीज लाइफ. किसी को हम सुन भी रहे हैं और इसके ऊपर कोई अभी मतलब ठोस कोई ऐसा कोई कंक्लूजन आया नहीं है. तो मेडिकल वर्ल्ड इज डिबेटिंग इट. बट कई सारे लोगों को उसमें से बहुत सारे लॉन्ग कोविड के सिम्टम्स भी आ गए हैं. तो इट ऑल्सो कुड बी वन ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ वैक्सीनेशन, बिकॉज इट इज वेरी जेनरिक. वो आपके जेनेटिक टेस्टिंग करने के बाद में किया नहीं है. वेरी इंटरेस्टिंगली द मेन स्ट्रीम मेडिसिनल वर्ल्ड जो है वो भी फार्माकोजेनोमिक्स के ऊपर अभी काम कर रहा है. फार्माकोजेनोमिक्स इज अ वेरी सिंपल सेगमेंट ऑफ जेनेटिक टेस्टिंग कि जहां पर आपका जेनेटिक टेस्टिंग के बाद में ही आपको प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन दिया जाता है. क्योंकि सब मेडिसिन प्लस जेनेटिक्स, एब्सोल्युटली. तो फार्मेसी में कि कौन सा दवा आपके लिए काम करेगा. आप अच्छे डॉक्टर के पास भी जाएंगे तो कई बार आपको ऐसा लगता है कि ये डॉक्टर का दवा लगता ही नहीं है. वो एक्चुअली डॉक्टर का दवा लगता नहीं है. ऐसा नहीं है कि वो कोई भी देंगे तो वो लगता नहीं है, क्योंकि आपका जेनेटिक मेकअप में वो दवा आपको इम्पैक्ट नहीं करता है. तो वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है. तो आगे जाके बहुत सारे ऐसे ड्रग्स हैं. अमेरिका में ऑलरेडी 150+ ड्रग्स को मैन्युफैक्चरिंग किया गया है. उसके ब्लिस्टर के पीछे साइड में लिखा हुआ है कि यू कैन एडमिनिस्टर दिस ड्रग ओनली आफ्टर यू डू अ जेनेटिक टेस्टिंग. इसके बिना आप प्रिस्क्राइब ही नहीं कर सकते. जो आप मेटफॉर्मिन का भी एग्जांपल दे रहे थे, आई थिंक दैट इज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग. यस, जो डायबिटीज में एक कॉमन ड्रग जेनरिक दिया जाता है मेटफॉर्मिन. दैट्स द फर्स्ट स्टेप बाय ऑल द डायबिटोलॉजिस्ट. लेकिन ये पाया गया है कि बेस्ड ऑन द जेनेटिक मेकअप मेटफॉर्मिन इज नॉट वर्किंग. सबके शरीर में वो काम नहीं करता है. अगर हमको इस बात की समझ नहीं है, साइंटिफिक वैलिडेशन इसका नहीं है, तो ये माइट स्पाइरल इनटू कि यार आपके लिए मेडिसिन नहीं काम करता है तो आप इंसुलिन ले लो. तो इंसुलिन का आपको डोजेस लेने पड़ेंगे, यूनिट्स लेने पड़ेंगे, और वो नहीं काम करते हैं
तो दिन में 2 बार लेने पड़ते हैं, और वो भी नहीं काम करते हैं तो आपको यूनिट्स और बढ़ाने पड़ते हैं। तो अ सिंपल सॉल्यूशन कि दूसरा क्लास ऑफ मेडिसिन देके शायद हो सकता था, उसका रिजल्ट आ गया है कि भाई आपको इंसुलिन लेना है। तो ये भी मेडिकल फ्रेटर्निटी भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रही है। फार्माकोजेनोमिक्स राइट नाउ इज़ अ वेरी निश फील्ड, जहाँ पे बहुत कम मेडिकल प्रैक्टिशनर्स आर फोकसिंग ऑन दैट, बट जिन्होंने इसके ऊपर काम किया है और जिन्होंने इसके ऊपर रिसर्च किया हुआ है, दे डेफिनेटली विल बी एबल टू गेट बेटर रिजल्ट्स फ्रॉम देयर पेशेंट्स इन द फ्यूचर। एब्सोल्युटली, एक आयुर्जिनोमिक्स भी एक सेगमेंट ओपन हो रहा है। यस, आयुर्वेद प्लस जेनेटिक्स। यस। सो आयुर्वेद का भी अगर हम ओल्ड मतलब उसके टेक्स्ट में देखेंगे कि वहां पर भी आपका खाना आपके शरीर के प्रकृति के ऊपर बेस्ड है। तो आपकी किस तरीके की प्रकृति है, वो आपके पल्स रीड करने वाले नाड़ी शास्त्र वाले जो एक्सपर्ट्स रहते थे, वो आपको बताते हैं कि आप वाता वाले हो, पित्त वाले हो, कफ वाले हो, ये सब बताते थे। तो हालांकि मैं आयुर्वेद के बारे में एक्सपर्ट नहीं हूँ, आप हैं, लेकिन यस, इसके ऊपर आपको एक परहेज दिया जाता था कि क्या आप खाना खा सकते हैं, क्या अवॉइड कर सकते हैं, कब खाना है, या इस खाने के साथ वो खाना नहीं खाना है। तो ये सब कॉम्बिनेशन देते थे। व्हाट इज इट? इट्स अ पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान। लेकिन अब बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी एंड बिकॉज ऑफ द रिसर्च, अब ये बहुत मतलब पिन पॉइंट करके बताया जा सकता है कि आपको क्या मॉडरेटली खाना है, क्या टोटली अवॉइड करना है, और क्या ज्यादा खाना है। और वो आपके डे टू डे आपके ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर में खा सकते हैं। अगर इसमें से आपको वो न्यूट्रिशन नहीं मिलते हैं तो यू कैन टेक सम सप्लीमेंट्स जो आपको आज मार्केट में मिलते हैं। तो ये सभी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। सो देयर इज फार्माकोजेनोमिक्स, देयर इज आयुर्जेनोमिक्स। तो ऐसे बहुत सारे और जेनेटिक टेस्टिंग हो रहे हैं। कोविड के टाइम पे भी आपने सुना रहेगा कि होल जीनोम का भी जीनोमिक टेस्टिंग भी करते हैं, तो फाइंड आउट कि जो वायरस है वो किस तरीके से म्यूटेट होता है और उसका नेक्स्ट पॉसिबल वेरिएशन क्या होगा, ये सब पता करने के लिए देयर आर अ लॉट ऑफ रिसर्च बेस्ड जेनेटिक टेस्टिंग आल्सो। इंटरेस्टिंग। आई थिंक बहुत सारे इंसाइट्स हमें मिले हैं अभी जेनेटिक्स को लेकर, जेनेटिक टेस्टिंग को लेकर। बहुत सारे लोगों को हम बचा सकते हैं बीमारियों से, सिर्फ प्रिवेंटिव नहीं बट प्रिडिक्टिव मेजर्स लेकर। एंड आई एम रियली हैप्पी सर, आपने स्पेशली इस वक्त निकाला इस पॉडकास्ट के लिए। बहुत अमेजिंग इंसाइट्स आपने दी है। आई होप आपको भी बहुत मजा आया होगा। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच फिट भारत के मंच से, इसके प्लेटफॉर्म के द्वारा जो आपने आज तक जो एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है, दैट्स एक्स्ट्रॉर्डिनरी। यू आर डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब एंड आई एम श्योर इन द डेज टू कम, अभी तो लाखों कस्टमर्स हैं, मतलब सब्सक्राइबर्स हैं। I'm sure that will spiral into millions and maybe billions, and I think you're doing a fantastic job. So, on behalf of all our audience, I would like to really congratulate you, and then you're doing a commendable job. So all the best to you, and then we'll keep contributing to the society at large. Absolutely, sir. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. I hope आपको बहुत सारे इंसाइट्स मिले होंगे। मैं जानती हूँ शायद कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मुझे अगर डीएनए टेस्ट निकलवाना है तो हम क्या करें। तो उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट में एक लिंक डाली है। एक फॉर्म है जो आप भर सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद आपको हमारे रिप्रेजेंटेटिव कांटेक्ट करेंगे आपकी डिटेल्स जानने के बाद, और आपको पूरा जो डिटेल है वो समझाएंगे। बट दिस इज़ फॉर पीपल जो जेन्युइनली इंटरेस्टेड है। आपके लिए हम स्पेशल कुछ वक्त तक 20% डिस्काउंट भी दे रहे हैं। तो आप ज़रूर वहाँ उस लिंक पर जाएंगे, आपको सिर्फ अपनी डिटेल्स देनी है और बाकी के प्रोसेसेस जो है वो आपको कांटेक्ट किया जाएगा और समझाया जाएगा। बट आई थिंक ये वंस इन अ लाइफ टाइम जो डीएनए टेस्ट निकलवाना होता है, बहुत बहुत ही फ्यूचरिस्टिक कंसेप्ट है, एडवांस्ड कंसेप्ट है, और मुझे लगता है इसका फ़ायदा हम सबको लेना चाहिए, जैसे मैंने भी लिया है। आई थिंक हमारे बॉडी को समझना सबसे पहली हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए, तब जाके हमें ये पता चलेगा हमारे लिए क्या बना है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या मॉडरेशन में खाना चाहिए। मेक श्योर आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा, सबसे बेस्ट चीज़ क्या लगी, और लोगों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। ज़रूर मुझे ये भी बताइए कमेंट में कि और क्या आप जानना चाहेंगे, सीखना चाहेंगे थ्रू होलिस्टिक हेल्थ विद शिवांगी देसाई। नेक्स्ट टाइम मिले, तब तक याद रखिए, अगर हेल्थ है तो सब है।